हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉल और पुट ऑप्शन बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो यकीन मानिए आप इसके द्वारा कॉल और पुट ऑप्शन के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से हेजिंग और इंश्योरेंस कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। तो चलिए हम अपनी कहानी के थ्रू, एक बहुत छोटी और अच्छी कहानी के थ्रू समझते हैं कॉल और पुट ऑप्शन कैसे काम करते हैं। चलिए सीधे हम अपनी कहानी में चलते हैं। इस कहानी में है लिली। लिली के पास है एक घर और उस घर की कीमत है 50 लाख। इस घर के पास एक खाली है ज़मीन और उस ज़मीन पे है कई लोगों की नज़र, जिसमें 2 लोग हैं जिनकी नज़र उस ज़मीन पर लगी हुई है। एक है अमर और एक है एंथोनी। अमर बाबू का जो सपना है इस ज़मीन पर वो है बर्ड सेंचुरी बनाना, और एंथोनी बाबू का जो सपना है वो है कम लागत वाले घर बनाना। अब भाई आपके घर के आसपास अगर कोई ज़मीन हो जिस पर डेवलपमेंट होने वाला हो तो जाहिर है आपके घर की कीमत बढ़ने वाली होगी और बढ़ सकती है। स्पेकुलेशन तो मार्केट में शुरू हो जाता है और फिर कुछ अपॉर्चुनिस्ट खरीदार भी मार्केट में आ जाते हैं। तो हमारे अकबर बाबू भी इसी प्रकार, जैसे उन्हें पता चला कि भाई लिली के घर के पास कुछ डेवलपमेंट होने वाला है किसी बड़े लैंड में, तो वो लिली के पास पहुँचे और पूछा, लिली मैं तुम्हारा घर खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं तुमको 50,000 रुपये 50 लाख के ऊपर देता हूँ एज ए प्रीमियम, पर मेरी कंडीशन ये है कि तुम 1 महीने तक अपना मकान मार्केट में किसी और को ऑफ़र नहीं करोगी और 1 महीने का मुझे समय चाहिए पैसे इकट्ठा करने के लिए। हमारे अकबर बाबू ने सोच समझकर ये चाल चली। उनको पता था कि भाई बगल में जो डेवलपमेंट होने वाला है वो स्पेकुलेशन है, अभी फर्म नहीं हुआ है। अगर डेवलपमेंट होता है उसके दोनों ही तरफ डायरेक्शन में हो सकता है, या तो कीमतें बढ़ सकती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कीमतें गिर जाती हैं। लिली को भी ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लगता है। लिली भी सोचती है कि भाई अभी तो मेरे पास 50 लाख का भी कोई ग्राहक नहीं आया, ये आदमी मुझे 50 लाख के ऊपर 50,000 रुपये एडिशनल दे रहा है, तो क्यों ना 1 महीने तक इस मकान को होल्ड किया जाए इस आदमी के लिए। लिली इस तरह उस आदमी की बात मान लेती है और 50,000 रुपये उससे ले लेती है। चलिए अब समझते हैं इस केस में क्या क्या हो सकता है। पहला सिनेरियो जिसमें अमर बाबू के हाथ में लगती है ये ज़मीन और हमारे एंथोनी भाई नाराज़ होकर चले गए। तो फिर अमर बाबू के हाथ में ज़मीन लगी, उन्होंने काम शुरू किया तो क्या हुआ, मार्केट में डिमांड आई आसपास के घरों की और लिली के घर की कीमत हो गई 60 लाख रुपए। अकबर बाबू को जैसे ही पता चला वो आए दौड़े और लिली को पैसे दिए, बाकी के 50 लाख रुपए, 50,000 रुपये प्रीमियम जो दिया था वो सही, और 50 लाख का मकान 60 लाख में लिली से उन्होंने ले लिया। चलिए चलते हैं दूसरे सिनेरियो में, जिस केस में ये जमीन लगती है एंथोनी भाई के हाथ में और अमर बाबू चले जाते हैं। एंथोनी भाई ने जैसे ही गरीबों की बस्ती बनानी शुरू की तो मार्केट में क्या हुआ, भाव गिर गए और घर की कीमत हो गई 40 लाख। जैसे ही पता चला अकबर बाबू को कि भाई ये तो घर की कीमत हो गई 50 की जगह 40 लाख, उन्होंने उठाया फ़ोन और लगाया लिली को, बोले, लिली मैडम सॉरी मैं आपका मकान नहीं ले सकता हूँ और जो मैंने आपको प्रीमियम दिया था 50,000 रुपये वो आप रख लीजिए और अपना मकान 1 महीने बाद जिस मर्जी उसको बेच सकती हो। अभी भी मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है चांसेस बहुत कम है कि मैं आपका मकान ले पाऊँगा। पहले सिनेरियो में क्या हुआ था, हमने क्या समझा कि भाई अकबर बाबू को जैसे ही पता चला 50 लाख का मकान 60 लाख का है, दौड़े आया, लिली के पास पैसे दिए और मकान अपने नाम करा लिया। दूसरे केस में अकबर बाबू सीधे मुकरने की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए अब तीसरा सिनेरियो समझते हैं, जिसमें ना अमर ज़मीन खरीदता है ना एंथोनी, ज़मीन कोई नहीं खरीदता, यानी कि कोई ज़मीन नहीं खरीदता तो मकान की कीमत एज इट इज़ 50 लाख रुपए ही रहती है। अभी अकबर बाबू के पास 1 महीने का समय है, क्योंकि उन्होंने 50,000 रुपये दिए थे और 1 महीने का समय मांगा था। तो 1 महीने तक अकबर बाबू आराम से बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर मकान की कीमत बढ़ती है तो वो आगे इस डील में बढ़ें, और अगर मकान की कीमत नहीं बढ़ती है
तो वो डील से मुकर भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लिली को एडिशनल 50,000 रुपये दिए थे मकान 1 महीने तक किसी को ना बेचने के लिए। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं थी कि अकबर बाबू मकान खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो अभी तक हमने समझा कि अकबर बाबू ने 50 लाख के मकान के ऊपर दाव खेला 50,000 रुपये का प्रीमियम देकर, जिसकी 3 संभावना हो सकती थी। भाई कीमत बढ़ेंगी या कीमत घटेंगी या फिर कीमत जैसी है वैसी ही रहेंगी। लेकिन 50 लाख के मकान का 50,000 प्रीमियम लिली ने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि उस समय कोई बायर और नहीं था मार्केट में, उस समय डिमांड नहीं थी। यानी अकबर बाबू लोगों से पहले आए। अगर लोग और भी आते और लिली को अप्रोच करते तो क्या लिली 50,000 पे मानती? नहीं। हो सकता है लिली 60 लेती, 70 लेती, या फिर लिली 1 लाख रुपए भी मांग सकती थी प्रीमियम। क्योंकि कोई डिमांड नहीं थी तो लिली तैयार हो गई कम पैसे के लिए भी। चलिए किताबी डेफिनेशन समझते हैं कॉल ऑप्शन की, जो कि 2 पार्टियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक बायर है और एक सेलर है। बायर और सेलर एक सौदा करते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस जिसे कहते हैं कि भाई जिसमें 50 लाख का मकान हो गया तो इसमें स्ट्राइक प्राइस हो गई 50 लाख, कि भाई हमने 50 लाख की चीज़ की कीमत, जो भी उसकी कीमत है उसके ऊपर हमने सौदा किया, जो भी उस समय उसका भाव है उसके ऊपर हमने सौदा किया, जिस भी प्राइस के ऊपर हमने दाव खेला। तो इस केस में था 50 लाख। और फिर जो बायर जो होता है, जो खरीदार होता है, वो उसके पास एक राइट रहता है कि वो चाहे तो, क्योंकि वो प्रीमियम देता है, वो ज़्यादा पैसे देता है, भाई 50 लाख की कीमत के ऊपर वो 50,000 रुपये का प्रीमियम दे रहा था, तो उसके पास हक है, वो राइट है कि वो चाहे तो जाके लिली से बोले कि मुझे ये खरीदना है, तो लिली को बेचना ही पड़ेगा उसको। और वो चाहे तो मना भी कर सकता है कि भाई तुम मेरे प्रीमियम रख लो और मुझे ये मकान मत दो। लेकिन जो बेचने वाला होता है, जो कॉल का ऑप्शन का सेलर होता है, भाई ये तो हो गया कॉल ऑप्शन का बायर जिसने प्रीमियम दिया, और एक होता है कॉल ऑप्शन का सेलर। भाई लिली ने पैसा प्रीमियम लिया ना, तो लिली के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बायर उसके पास आएगा तो लिली को 60 लाख का भी मकान देना पड़ेगा 50 लाख में, और 70 भी भाव हो जाता है आने वाले समय में, तो वो भी उसको 50 लाख में ही देना पड़ेगा। चलिए अब एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं और उसको कहानी के साथ जोड़ते हैं। ये है SBI का स्टॉक जिसका प्राइस है 180 रुपये। वहाँ पर लिली का घर था जिसका प्राइस था 50 लाख रुपए। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा, 180 से 190 जाएगा, 200 जाएगा। वहाँ पर भी जो अकबर भाई साहब थे उन्होंने भी घर में दाव लगाया था, वो ये सोच के लगाया था कि इस घर की कीमत 50 लाख से ज़्यादा जाएगी, 55 जाएगी, 65 जाएगी, 60 जाएगी, जो भी उन्होंने सोचा था उन्होंने वहाँ पर दाव लगाया था। तो यहाँ पर हम लेते हैं 190 का स्ट्राइक प्राइस, जिसके ऊपर हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और 5 रुपये हम प्रीमियम देते हैं। अब इस केस में भी होगा क्या? 3 केस हो सकते हैं। या तो प्राइस 1 महीना की जो एक्सपायरी है वहाँ पर घूम फिर के हम रुके रहते हैं और वहीं पर आ जाए, प्राइस 190 पे आएगा या 190 से नीचे रहेगा, तो जिससे हमने खरीदा था ये कॉल ऑप्शन, भाई हमने किसी को तो 5 रुपये दिए, तो वो हमारा सेलर हो गया, तो वो ये 5 रुपये रख लेगा, हमको कुछ भी वापस नहीं आएगा अगर हम महीने के एंड तक रुकते हैं और ये भाव 190 या उससे नीचे रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि ये प्राइस 190 से ऊपर रहता है, 200 पहुंचता है, 200 से ज़्यादा रहता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि या तो हम 190 पे डिलीवरी ले लें पूरे माल की, अगर ये माल 250-300 पे उस समय चल रहा है, और हम खरीद लें डिलीवरी के साथ। लेकिन अगर हमको नहीं खरीदना है तो हम अपना ऑप्शन भी किसी और को बेच सकते हैं। वो किसी और को क्या, जिससे हमने खरीदा था, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहता है तो हमको नहीं पता होता कि बायर भी सेम है, सेलर भी सेम है या डिफरेंट है। तो जिसने भी उस समय जितने रुपए पे भी 190 का बेचा होगा उसको वापस ये खरीदना पड़ेगा, चाहे कितने में भी हो। जैसा कि हमने लिली के केस में देखा था कि लिली का मकान 50 लाख का उसने उसको दिया अकबर को 50,000 प्रीमियम पे 1 महीने के लिए। अगर वो 60 लाख हो गया तो भी उसको 50 लाख की कीमत पे ही 60 लाख का मकान देना पड़ेगा। अभी तक हमने कॉल ऑप्शन समझा था, अब हम पुट ऑप्शन समझते हैं कहानी के अपने पात्रों द्वारा। ये है हमारे अमर बाबू जिन्होंने अभी नई कार खरीदी है
और ये है लिली जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। अमर बाबू की कार की कीमत है 5 लाख रुपए और अमर बाबू को अब एक डर सता रहा है। जाहिर है इनको क्या, किसी को भी सताएगा। जब नई गाड़ी कोई लेता है तो उसको टूटने और एक्सीडेंट का तो डर लगा ही रहता है। वो बोलते हैं लिली मेरी 5 लाख की कार है जिसको मैं पूरा इंश्योर कराना चाहता हूँ और इसके लिए तुम क्या मुझे इंश्योरेंस दे सकती हो। लिली कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुमको 1 साल का इंश्योरेंस देती हूँ और उसके लिए तुमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 20,000 रुपये। अमर बाबू पैसे निकालते हैं और लिली को दे देते हैं। चलिए समझते हैं अब क्या क्या हो सकता है। सिनेरियो 1, गाड़ी को कुछ नहीं होता और अमर बाबू की गाड़ी पूरे 1 साल सही सलामत चलती रहती है और लिली पूरे के पूरे पैसे 20,000 रुपये रख लेती है। अब दूसरा सिनेरियो क्या भाई, दूसरा सिनेरियो ये है कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अमर बाबू की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत दुखी होते हैं, लिली के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मेरी मदद करो। लिली बोलती है बताइए कितना खर्चा है। अमर बाबू बोलते हैं कि पूरा 1 लाख रुपया मरम्मत का खर्चा आने वाला है और मुझे अपनी इंश्योरेंस का क्लेम लेना है, मुझे मेरा पैसा दीजिए जिससे मैं इसकी मरम्मत करा पाऊँ। लिली कहती है ठीक है कि भाई ये लो अपना 1 लाख रुपए अपनी कार का मरम्मत कराने के लिए। ऐसा ही हमारे बीच में डील हुई थी और लिली उसको 1 लाख रुपए दे देती है। अब तीसरा सिनेरियो क्या है भाई, तीसरा सिनेरियो है कि अमर बाबू का ट्रक हो जाता है चोरी और अमर बाबू आ जाते हैं सड़क पर। अमर बाबू परेशान पहुंचते हैं लिली के पास और बोलते हैं कि भाई मेरा ट्रक हो गया है चोरी और मैं अपना इंश्योरेंस का दावा करता हूं। लिली भी परेशान हो जाती है, बोलती है ठीक है भाई अब तुमने इंश्योरेंस कराया था तो तुमको क्लेम मिलेगा और नई कार खरीदनी है तुमको तो तुमको पैसे भी चाहिए। तो लिली जैसा तय होता है अमर बाबू को पूरे के पूरे पैसे दे देती है 5। अभी तक हमने तीनों सिनेरियो अमर बाबू की नज़रों से देखे कि एक बार अमर बाबू क्लेम नहीं करते हैं और लिली पैसा ले लेती है पूरा 20,000। दूसरे में अमर बाबू थोड़ा क्लेम करते हैं। तीसरे में अमर बाबू पूरा का पूरा गाड़ी की कीमत का 5 लाख रुपए क्लेम करते हैं। अब हम लिली की नज़र से देखते हैं कि लिली को इसमें कैसे फ़ायदा और कैसे नुकसान हो रहा था। जब अमर बाबू पहली बार क्लेम नहीं करते हैं तो लिली का तो ये बिजनेस ही है। इस प्रकार अमर बाबू की तरह उसने बहुत लोगों का इंश्योरेंस करा रखा होता है और उसने बहुत लोगों से पैसा ले रखा होता है और उसी पैसे को वो यूज़ करती है जब कोई आदमी उसके पास आता है क्लेम लेने के लिए। तो बाकी लोगों का जो पैसा उसने ले रखा था, जिन्होंने उससे कोई क्लेम नहीं लिया, उसी का पैसा उसने अमर बाबू को दिया था जब अमर बाबू क्लेम लेने आए थे। चलिए पुट ऑप्शन की किताबी परिभाषा को हम अपनी सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, कॉल ऑप्शन का जो बायर होता है उसके पास एक हक होता है। जब वो किसी प्राइस पर सौदा तय करता है अपने सेलर के साथ तो भाव मार्केट में उसकी समय सीमा के अंदर कितना भी पहुंच जाए तो वो अपने सेलर के पास अपने तय किए हुए भाव पर खरीद सकता है। उसी प्रकार पुट ऑप्शन में क्या रहता है कि अगर पुट ऑप्शन का सेलर किसी भी भाव पर माल बेच देता है, लेकिन अगर उसका जो बायर है जिसने उससे खरीदा है वो फिर नीचे के भाव पर अपना सौदा लेने आता है, जैसा कि हमने इंश्योरेंस वाले केस में देखा था, लिली ने उसको 20,000 रुपये में उसका 5 लाख का सौदा दे दिया था, लेकिन अगर जब उसको नुकसान हुआ तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसी प्रकार पुट सेलर को भी नीचे के भाव पर आके माल वापस लेना पड़ता है। पुट बायर के पास ये हक है कि वो नीचे के माल पे भी माल बेच सकता है और सेलर को ऐसा करना पड़ेगा। चलिए पुट का उदाहरण लेते हैं और फिर से हम SBI का स्टॉक ही चुनते हैं। इस समय SBI के स्टॉक का जो भाव चल रहा है एक शेयर का वो है 180 रुपये और हमको लगता है कि आने वाले समय में SBI का जो प्राइस है वो नीचे जाएगा। तो हमें लगता है कि 170, 160 या उससे भी नीचे जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, 170 की स्ट्राइक प्राइस पर हम अपना सौदा करते हैं और हम 5 रुपये का प्रीमियम देते हैं। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं। अगर भाव नीचे गया तो हमको अच्छा मुनाफा होगा और अगर भाव 170 नहीं जाता है तो जो हमने प्रीमियम दिया था, जैसा कि लिली के साथ पहले केस में हुआ था, वो 20,000 रख लेती है, वो हमारा चला जाएगा। जिसने पुट हमको बेचा था वो उसके पास रह जाएगा और हमारा प्रीमियम वो रख लेगा। चलिए याद रखने के लिए हम आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि कॉल खरीदने का मतलब है हम सोचते हैं तेजी करना और कॉल बेचने का मतलब है मंदी करना। उसी प्रकार
पुट खरीदने का मतलब, पुट बाय करने का मतलब मंदी करना, और पुट सेल करने का मतलब है तेजी करना मार्केट में। यानी कि जो कॉल खरीदता है और जो पुट बेचता है वो दोनों ही सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा स्टॉक या इंडेक्स का, और जो कॉल बेचते हैं और या जो पुट खरीदते हैं वो सोचते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।